माननीय सुनील कुमार जी के साथ सहयोगी के रूप में लोकसभा के मेरे साथी जॉइंट सेक्रेटरी रवि गरिमेला आ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध कर रहा हूं कि वो भी अपना डाइस पर स्थान ले लें। वेलकम रवि। माननीय डॉक्टर सीतासरन शर्मा जी ने बहुत ही व्यवहारिक और विभिन्न पहलुओं पर, जैसा उन्होंने कहा कि प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है किसी भी संसदीय व्यवस्था की, उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से अपने मार्गदर्शन यहाँ दिया है। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और अगले जो हमारे मुख्य वक्ता हैं वो हमारे अनुरोध पर यहाँ पधारे हैं। आप झारखंड से लोकसभा के सदस्य हैं, 16वीं और 17वीं लोकसभा में वो निर्वाचित हुए हैं और वर्तमान में वो जनता पार्टी दल के सचेतक भी हैं, वहाँ चीफ विप का काम वो कर रहे हैं। आप सदन की विभिन्न समितियों के सदस्य और सभापति रहे हैं और लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा की सबसे महत्वपूर्ण समिति है प्रिविलेज कमेटी विशेषाधिकार समिति, उसके भी सभापति हैं वो। और अनेक देशों की यात्रा उन्होंने की हुई है। हाल ही में मुझे याद आ रहा है कि घाना में जो हमारा कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें वो भारतीय संसद के प्रतिनिधिमंडल के बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य के रूप में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ निभाई थी। तो मैं उनको सादर आमंत्रित कर रहा हूँ यहाँ मार्गदर्शन देने के लिए। आदरणीय सुनील कुमार सिंह जी, संसद सदस्य लोकसभा। और उनके साथ जो सहयोगी हैं वो जॉइंट सेक्रेटरी लोकसभा में रहे हैं, अनेक महत्वपूर्ण भूमिकाएं में रहे हैं। रवि गरिमाला, उन्होंने भी कई किताबें लिखी हैं और मेरे साथ वहाँ थे पार्लियामेंट सेक्रेटरीट में। और वर्तमान में भी वो लीडर ऑपोजिशन के ओएसडी के रूप में काम कर रहे हैं। लोकसभा में वो कंसल्टेंट भी रहे हैं। तो रवि गरिमाला का भी हृदय से स्वागत है। मध्य प्रदेश विधानसभा प्रबोधन के इस कार्यक्रम में उपस्थित मंच पर अध्यक्षता कर रहे विधानसभा के आदरणीय अध्यक्ष आदरणीय श्री नंदन सिंह तोमर जी, माननीय संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय जी, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय सीतासरन शर्मा जी, मुख्य सचिव आदरणीय अवधेश प्रताप सिंह जी, आदरणीय रविंद्र जी, यहाँ उपस्थित राज्य के माननीय उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राकेश सिंह जी और सभागार में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय मंत्रीगण, माननीय विधायकगण और विधानसभा के आदरणीय कर्मचारीगण, अतिथिगण और मीडिया के साथियों, सर्वप्रथम इस पुण्य भूमि पर आने का आमंत्रण मुझे माननीय अध्यक्ष जी ने दिया, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और मैं सबसे पहले आपको मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अयोध्या आगमन के वर्ष 2024 की अनंत शुभकामना देता हूँ और फिर अपनी बात को प्रारंभ करता हूँ। मित्रों, विशेषाधिकार, प्रिविलेज और एथिक्स सामान्य तौर पर हमारे मन में जब हम जीत के आते हैं, जब हमारा दायित्व होता है, तो हमको लगता है कि हमारे विशेषाधिकार प्रिविलेज किस रूप में है। और आपको पता है कि हमारी एक पूरी व्यवस्था भारत की कल्याणकारी व्यवस्था है और हमें अपने विशेषाधिकार के पूर्व लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो महत्वपूर्ण अंग हैं, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनके बीच के संबंधों को समझना चाहिए। और फिर हमारे मन में ये प्रश्न उठना चाहिए कि ये विशेष अधिकार किस हेतु, किसके लिए, किस निमित्त। और हम सबों को 2022 का माननीय प्रधानमंत्री जी का लाल किले से दिया गया भाषण स्मरण में होगा। तो उन्होंने 5 प्रणों की चर्चा की थी। पहला, विकसित भारत यानी समावेशी विकास, जिसके लिए हम 2047
का एक लक्ष्य लेकर चल रहे, विकसित भारत संकल्प यात्रा के रूप में। दूसरा उन्होंने कहा गुलामी के सोच से मुक्ति, यानी स्वयं की पहचान। और मेरे आने के पूर्व हमारे सम्मानीय पूर्व अध्यक्ष सीतासरन जी जब बोल रहे थे तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि आमतौर पर हमारी सोच यही रहती है कि हमने लोकतांत्रिक पद्धतियों का जो अनुकरण किया है ये पश्चिम से किया है। हमारे संसदीय प्रणाली को भी पहले माना जाता था, लेकिन बाद में एक रेजोल्यूशन लाकर हम लोगों ने उसको समाप्त किया। खास करके प्रिविलेजेज में हम अनेक मामलों में हाउस ऑफ कॉमन्स का लंदन का उदाहरण दिया करते थे। तो आपने देखा कि हमारी विरासत शुरू से समृद्ध रही है, क्योंकि सभाओं की चर्चा और सभा करना, प्रश्नों के उत्तर खोजना, ये हमारा स्वाभाविक और नैसर्गिक स्वभाव रहा है, जो हम प्राचीन समय से इसको देखते आए। तीसरा उन्होंने कहा विरासत पर गर्व। और विरासत पर गर्व यानी जो हमारे नींव में पड़ा हुआ है, जो हम कहते हैं पुराने नींव पर नया निर्माण। हम भारत का निर्माण कर रहे हैं, लेकिन नींव हमारा पुराना। अब हम मध्य प्रदेश की चर्चा करें और महाकाल की चर्चा न करें, राजा भोज की चर्चा न करें, हम राजनीति में हो और नलखेड़ा के बगलामुखी के क्या ज्ञान है उसकी चर्चा न करें, हम जवाली ऋषि के दिए हुए ज्ञान की चर्चा न करें, हम अमरकंटक के पुण्य क्षेत्र से कुछ न समझ पाएं, तो हमको लगता है कि फिर हमारा जीवन अनायास ही चलेगा। हम काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। इसलिए अपनी विरासत पर गर्व। इसलिए आज कुछ लोग सहमत होंगे, नहीं सहमत होंगे, लेकिन एक लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र का मापदंड की कसौटी पर जब हम कसेंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का राम राज, ये लोकतंत्र की अवधारणा का उच्चतम सर्वश्रेष्ठ रूप है। इसलिए उसका प्रकटीकरण हो रहा है ऐसे समय जब हम सब काम कर रहे हैं। तो इसलिए विरासत पर गर्व और एकता और एकजुटता। आप सब ने देखा है कि हमारे देश को किस तरह से बांटा गया ताकि विदेशियों का शासन हो। अब भारत फिर से एकत्रित हो रहा है। और पांचवा प्रश्न उन्होंने कहा था अधिकार के साथ नागरिक कर्तव्य, यानी कर्तव्य बोध। और ये पांचवा जब हमारे सामने होगा, हमारा कर्तव्य, तो हमें किसके लिए विशेषाधिकार चाहिए, कोई संशय हमारे मन में नहीं होगा। यानी हमको जनता के हित के लिए जनता ने निर्वाचित कर कर सभा में भेजा है ताकि हम उनसे जुड़े प्रश्नों का समाधान कर सकें। इसलिए हमें यह ध्यान रखना चाहिए, कभी कभी भूल हो जाती कि हमारे विशेषाधिकार मुख्य रूप से हमको जो दायित्व मिला है उसको निभाना है। इसलिए विशेषाधिकारों की चर्चा करते समय हमेशा ये ध्यान रखें कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, तो मुझे लगता है कि हमको कोई दुविधा नहीं होगी और इस रूप में हम उसकी चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि संविधान के अनुच्छेद 105, 3 और 194 के तहत और 105 और 194 के खंड 1, 2, 3 के तहत हमारे जो संसदीय विशेषाधिकार हैं उसकी विस्तृत चर्चा की गई है। हमारे रविंद्र जी यहाँ उपस्थित हैं, वो उसकी अवधारणा को पुष्ट करेंगे। लेकिन आम तौर पर दो प्रकार के विशेषाधिकार होते हैं। एक तो हर सदस्य को मिला व्यक्तिगत विशेषाधिकार और दूसरा संसद या विधानसभा के सदस्य के रूप में सामूहिक विशेषाधिकार। व्यक्तिगत विशेषाधिकार ये है कि जब सदन चलना हो तो 40 दिन पहले या 40 दिन बाद तक जो
क्रिमिनल केस के अतिरिक्त कोई मामले हों तो सिविल मामलों में आपको छूट मिलती है गिरफ्तारी से, ये नॉर्म्स है। और जब सत्र चल रहा तो आपको गवाही के लिए नहीं बुलाया जाता है। और फिर विधानसभा में आपकी कही बातों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। और ये अधिकार इसलिए दिए कि आप जनता के हित को बेखौफ उठा सकें या कोई टीका टिप्पणी आप पर बाहर न हो सके, तो इसलिए ये प्रावधान मुख्य रूप से किए हैं। और उसी तरह से ये ध्यान रखना चाहिए कि सामूहिक रूप से हमारे जो सदन का भी विशेषाधिकार होता है और हमारी और चर्चा की कार्यवाहियों पर अधिकार होता है सदन का और अध्यक्ष का कि उसको प्रकाशित करना नहीं करना, या हमारी जो समितियां होती हैं उन समितियों में आपने किसी को बुलाया है, कोई उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं और अगर उन्होंने उत्तर गलत दिया या उसकी गोपनीयता को बाहर जाके भंग करते हैं तो ऐसे मामले में भी विशेषाधिकार होता है। और सदस्यों और बाहरी लोगों के द्वारा भी विशेषाधिकार भंग का मामला आते रहा है। इसलिए मुख्य रूप से संसदीय विशेषाधिकार का आशय हमारे सदनों में उनकी समितियों और उनके सदस्यों को विशेष अधिकार, उन्मुक्तियां और छूट प्रदान करना है। और संविधान उन व्यक्तियों को विशेषाधिकार प्रदान करता है जो किसी सदन, किसी समिति के कार्यवाही में भाग लेने के हकदार हैं। इस रूप में भारत के महान्यायवादी जो एडवोकेट जनरल हैं और केंद्रीय मंत्री भी शामिल हैं, लेकिन राष्ट्रपति जी को इसके अंतर्गत विशेषाधिकार नहीं मिलता है। उनको इससे अलग संविधान के धारा अनुच्छेद 361 की तहत मिलता है। और इसीलिए एक बात बार बार उठती है कि विशेषाधिकारों का कोडिफिकेशन क्यों नहीं हुआ। ये चर्चा चलती रही है कि विशेषाधिकारों को लिखित रूप में एक संहिता के रूप में एक कानूनी आवरण क्यों नहीं बनाया गया। इसको लेके चर्चा लगातार चलती रहती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि इस व्यवस्था में जो हम काम कर रहे हैं तो हमारा एक दूसरे से परस्पर संबंध, यानी विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन तीनों के बीच के परस्पर संबंध का मुख्य उद्देश्य है जनता के हित में काम करना। और ये जब हित सर्वोपरि होगा तो कहीं टकराव नहीं होगा। लेकिन फिर भी ये चर्चा मीडिया में और बाकी चलते रहती है कि सदस्यों ने अपने लिए कोई कोडिफिकेशन नहीं किया है। और मैं मानता हूं आज कि इसकी कोडिफिकेशन करने की ज़रूरत भी नहीं है। और इसलिए मैं यहाँ कोट करना चाहूँगा डॉक्टर एम हिदायतुल्लाह, हमारे चीफ जस्टिस रहे, हमारे राज्यसभा के उपसभापति रहे। उन्होंने स्पष्ट रूप से प्रिविलेज पर ही कहा है कि यदि संसद और न्यायालयों के बीच आपसी विश्वास और सम्मान है तो विशेषाधिकार के विषय से जुड़ी विधि को संहिताकरण करने की शायद ही कोई आवश्यकता है। संहिताकृत विधि से संसद और इसके सदस्यों और समितियों की निंदा करने वाले व्यक्ति अधिक लाभान्वित होंगे तथा न्यायालयों को अधिक हस्तक्षेप करने के लिए बुलाया जाएगा। अगर हमने कोई लिपिबद्ध कोडिफिकेशन कर दिया तो प्रतिदिन आप जानिए कि किसी न किसी न्यायालय में कुछ न कुछ चलेगा और बाकी काम छोड़कर स्पीकर से लेके सदस्य तक लेके सब उसी प्रक्रिया में उलझे रहेंगे। और ये कोई एमएलए या एमपी का कथन नहीं है, ये भारत के चीफ जस्टिस जिन्होंने मुख्य रूप से कानून की रक्षा की और जो कानून की अवधारणा को समझते हैं वो कहते हैं। और इसीलिए वो कहते हैं कि उस समय दोनों पक्षों को उचित व्यवस्था देते हुए संसद के विशेषाधिकार के हनन और उसकी अवमानना के लिए दंडित करने का संसदीय अधिकारी को अन्यथा के बजाय न्यायालयों का समर्थन प्राप्त होगा। एक लिखित कानून संसद और न्यायालयों के उस गरिमा को बनाए रखना कठिन बताने देगा, वह गरिमा जो आधिकारिक रूप से संसद का अधिकार है और जिससे न्यायालय सदैव उत्साहपूर्वक वैसे ही बनाए रखेंगे
जैसे वे स्वयं की गरिमा बनाए रखते हैं। यानी जो एक न्यायाधीश या न्यायालय चाहता है अपने अधिकार, उसी तरह का अधिकार, चूंकि कानून बनाना हमारा काम है, कानून का पालन कराना कार्यपालिका का काम है, और इस दोनों के विवाद के बीच न्यायालय का काम है। तो कानून बनाने वाले पर ही कानून की बंदिश हो, यह उचित नहीं है। लेकिन फिर यहां भाव समझना चाहिए कि इसका अर्थ ये नहीं है कि हमारी सुपरमैसी है। हम आमतौर पर यह कहते हैं कि सांसद और विधायिका, विधानसभा सुप्रीम है। हम सुप्रीम नहीं हैं। हम जनता के हित में किए जाने वाले कार्यों की रूपरेखा तय करने की दृष्टि से, उसकी व्यवस्था देने की दृष्टि से और उसकी दिशा प्रदान करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण और अंतिम कड़ी हैं, जहां कोई व्यवधान आने पर समय समय पर संशोधन हो सके। तो इस रूप में विशेषाधिकारों की चिंता करना और उसको कहना, और इसीलिए अंबेडकर जी ने भी कहा कि उन्होंने कहा कि संविधान में संसद को संप्रभुता दी गई है, लेकिन उन्होंने एक बात कहा, और ये बात इसलिए उचित है कि संविधान की व्यवस्था कर दे, कोडिफिकेशन कर दे, कानून अनेकों बने हुए, लेकिन उनकी पालना नहीं होती। हमारे कोर्ट और न्यायालय में लगातार केस पेंडिंग रहते हैं। इसलिए अंबेडकर जी ने संविधान सभा के अपने अंतिम भाषण में कहा था कि मैं मानता हूं कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा खराब निकले, तो निश्चित रूप से संविधान खराब सिद्ध होगा। दूसरी तरफ अगर संविधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो, लेकिन वो लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौंपा जाएगा, अगर वो लोग अच्छे हुए तो संविधान अच्छा सिद्ध होगा। इसलिए उन्होंने चेताया था कि संविधान का अमल केवल संविधान के स्वरूप पर नहीं, बल्कि संविधान विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जैसे राज्यों के अंगों का प्रावधान कर सकता है, लेकिन इसका संचालन लोगों की आकांक्षाओं और राजनीति की पूर्ति करने वाले राजनीतिक दलों पर निर्भर करता है। और इस उल्लेख में जब हम आजादी के 70 साल से अधिक हो गए हैं, यहां पक्ष विपक्ष सबके लोग हैं, मैं एक प्रश्न छोड़ता हूं कि अंबेडकर जी के इस आलोक में आप अपने देश की चिंता करें और फिर यह विचार करें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2047 के विकसित भारत का संकल्प क्यों लेना पड़ा। कौन कौन से काम थे जो संवैधानिक व्यवस्था होने के बाद भी हमने छोड़ दिया, कुछ किया, कुछ छोड़ दिया। इसलिए इस दृष्टि से जब हम विशेषाधिकारों की चिंता करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सम्मान भी बना रहेगा, हमारे उद्देश्य की पूर्ति होगी। और इसी तरह से जो फिर इथिक्स की बात की, तो लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर होने के नाते संसद पर और विधानसभा के सदस्यों पर से ये अपेक्षा की जाती है कि उनका नैतिक आचरण सदन के अंदर और सदन के बाहर एक ऐसा रूप स्थापित करे ताकि लोगों का विश्वास बना रहे। कल माननीय महामहिम हमारे स्पीकर साहब ओम बिरला जी ने जो लोकसभा की चर्चा की, ये डेकोरम का पालन नहीं करना, किसी सदस्य को निलंबित करना, सजा करना, दंडित करना। एक प्रकरण मेरे यहाँ भी हुआ है जिसकी सुनवाई मैं कर रहा हूँ, लोकसभा के चर्चा के दौरान गाली गलौज की। ये उचित नहीं है। अगर हमने अपनी नैतिक मर्यादा को समझ लिया कि हमारे नैतिक आचरण क्या हैं, और इसीलिए जब बहुत हाल फिलहाल में, मुझे लगता है 1996-97 में इथिक्स कमेटी की लोकसभा, राज्यसभा और फिर विधानसभाओं में इसका निर्माण हुआ। और ये इसलिए हुआ, पहले ये प्रिविलेज के साथ ही जुड़ा था, क्योंकि आज़ादी के बाद की जो पीढ़ी गई, उसके बाद जो पीढ़ी आई, उसमें
कुछ तुरंत कुछ पा लेने के होड़ में लगे लोग जब राजनीति में आए तो नैतिकता का जो पतन हुआ उसको रोकने के लिए ये एथिक्स कमेटी बनानी पड़ी। और इसीलिए माननीय अध्यक्ष 11वीं लोकसभा के ने राज्यसभा की एथिक्स कमेटी को बनते समय ये कहा था, उन्होंने कहा था कि पारिभाषिक रूप से आचरण एक बहुत व्यापक अभिव्यक्ति है। यह हमारी चरित्रगत नैतिकता और उत्तरदायित्व तथा औचित्यपूर्ण आचरण पर अमल से संबंधित नियमों से जुड़ा हुआ है। ऐसा कोई विधिक और तकनीकी मामला नहीं है जिसे लागू किया जा सके। यह स्वैच्छिक रूप से ईमानदारी तथा निष्ठा का अनुपालन करता है। यानी यहाँ जो व्यक्ति निर्माण की प्रक्रिया है, जो हमारे समाज निर्माण की प्रक्रिया है, उस ओर जब हम जाएंगे तो मुझे लगता है कि नैतिकता का आधार मिलेगा हमें। और मैं फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 5 अगस्त 2020 जब वो अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का शिलान्यास कर रहे थे, वहां से कोट करना चाहूंगा। और इसलिए कोट कर रहा हूं कि विरासत ने हमको सब कुछ दिया है, हमको अपनी आंखों को खोलने की जरूरत है, हमें अन्यत्र देखने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर का जो बैठा हुआ चिति है, उसका जो विराट प्रकटीकरण हम कह सकते हैं कि 22 तारीख को जनवरी को होना है, तो उससे हमको सीख लेनी है। यह संप्रदाय से परे उदाहरण है, इसको किसी धार्मिक या सांप्रदायिक आधार पर नहीं रोका जा सकता। और इसलिए उन्होंने कहा था कि श्री राम भारत की मर्यादा हैं, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। और आज का यह दिन करोड़ों राम भक्तों के संकल्प के सत्यता का प्रमाण है। और आगे उन्होंने कहा कि राम की नीति और रीतियां सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही हैं। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी इन्हीं सूत्रों को, इन्हीं मंत्रों के आलोक में राम राज का सपना देखा था। और राम का जीवन और उनका चरित्र ही गांधी जी के राम राज्य का स्वरूप है। और इस रूप में जब हम अपने नैतिक गुणों की चिंता करेंगे, नैतिकता को आगे बढ़ाने की रास्ते पर चलेंगे, तो हमको कहीं कोई दुविधा नहीं होगी कि हम किसके लिए काम करते हैं। और महात्मा गांधी ने कहा भी था कि सिद्धांतहीन राजनीति एक सामाजिक श्राप है, तो इसमें कहीं कोई दुविधा नहीं होती। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि राम नीति बिनु राजनीति बिनु धर्म बिनु धर्मा, अर्थात नीति बिना राजनीति के और धर्म धन के अभाव में पदच्युत हो जाते हैं। और इसी तरह से हमको, आपके ध्यान में होगा कि अनेकों, खास करके लोकतंत्र के रूप में जब गोस्वामी तुलसीदास मर्यादा पुरुषोत्तम राम की चर्चा करते हैं तो उन्होंने कहा है भरत से संवाद करते हुए कि जो अनीति कुछ भवसहूँ करूं तो मही बरजहूँ भय बिसराई। यानी हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति करता हूं तो आप मुझे वहां उपस्थित होकर मुझे रोक देना। यानी नैतिकता वह व्यवस्था है जिसको हम अपने अंदर से किसके लिए कार्य कर रहे हैं, कौन सा उद्देश्य है। और यहाँ जब हम विचार करेंगे तो गांधी जी और दीनदयाल जी दोनों का स्मरण जब करते हैं तो गांधी जी ने कहा था कि जब हम कोई निर्णय लेते हैं और कोई दुविधा हो तो अपनी आंखों को बंद करके हम यह स्मरण करें कि हम जो ये काम करने जा रहे हैं इससे से अंतिम व्यक्ति का कितना लाभ होता है। और उसी को दीनदयाल जी ने कहा था कि सत्ता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ये सरकार का माध्यम हो। तो इस दृष्टि से हम जब काम करेंगे तो कहीं कोई भी दुविधा नहीं होगी। और इसीलिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अभिषेक हो रहा था तो वशिष्ठ ने, गुरु ने कहा था कि देखो राम, साधारण जनता ने भी ऐसा अनुभव किया है कि ये अभिषेक मानो उनका हो रहा है।
तुम्हें भेदभाव से ऊपर उठकर सभी का ध्यान रखना होगा और प्रजा रंजन तुम्हारा प्रमुख कर्तव्य होगा और श्रेष्ठ राज की नींव शासकों के व्यक्तिगत त्याग, मर्यादा और बलिदान पर रखी जाती है। तब मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कहा था कि गुरुदेव, प्रजा के अनुरंजन के लिए मुझे आपने सभी सुख, माया, ममता और यहाँ तक कि सर्वाधिक प्रिय जानकी को भी त्यागना पड़े तो रंगमंच की भी चिंता न होगी। तो ये परसेप्शन है राजनीति का। आपके बारे में अगर किसी ने एक बार परसेप्शन बना लिया तो इसलिए अपनी छवि को के बारे में सोचना और नीतिगत आचरण कि कोई ऐसा प्रकरण नहीं हो कि आपके मामले जाएं। जिस तरह से हम लोगों ने अभी आपने देखा कि एक मामले में एक पश्चिम बंगाल की संसद सदस्य का हम लोगों ने सदस्यता निलंबित किया है। तो प्रश्न की चर्चा हो रही थी, तो यह ध्यान रखना कि प्रश्न किसी के दबाव में न करना, प्रश्न उठाते समय जनता का हित ध्यान में रखना, किसी के व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं करना। तो इस तरह के कोई प्रश्न ना आए, कोई समाधान ना हो। और इसलिए और फिर छोटे छोटे जो प्रोटोकॉल्स के मामले होते हैं, हाँ, उसमें जरूरी है। जैसे आदरणीय पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा कि आप कोई पत्र लिखते हैं तो उसका जवाब नहीं आता है, तो मैं जरूर अपेक्षा करूंगा। यहाँ माननीय अध्यक्ष भी जी हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जी भी बैठे हैं। भारत सरकार का डीओपीटी का गाइडलाइन प्रोटोकॉल से संबंधित समय समय पर रिवाइज होकर आता है। वो सभी अधिकारियों को उसका ज्ञान होना चाहिए। इसलिए माननीय ओम बिरला जी के नेतृत्व में अभी पिछले 2019 के बीच से प्राइड ने एक काम जरूर प्रारंभ किया है कि जो भी नए अधिकारी आते हैं उनको हम प्रिविलेज और प्रोटोकॉल का ज्ञान जरूर देते हैं। इसलिए प्रोटोकॉल के तहत कोई अधिकारी आपका जवाब नहीं देता है तो ये मामला निश्चित रूप से आपको माननीय अध्यक्ष जी या जो भी संबंधित प्लेटफॉर्म या समिति बनी है वहां उठाना चाहिए। ये बाध्यकारी है कि एक निश्चित समय सीमा के अंदर ज़्यादातर कंप्लेन इसी की आती है आमतौर पर कि जवाब नहीं दे रहे, फोन नहीं उठा रहे, हमने कोई सार्वजनिक कार्य के लिए कहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि लोकसभा के अंदर, भारत सरकार में, लोकसभा राज्यसभा में ये चीज़ें तय हैं। जैसे 377 एक हमारा जिसमें प्रश्न उठाने की प्रक्रिया है, उसमें मंत्री को व्यक्तिगत रूप से 90 दिनों के अंदर लिखित जवाब देना पड़ता है। तो इस तरह की जो परिपाटी है उसको जरूर संपुष्ट करें। तो इस दृष्टि से और फिर हमारे आचरण से, हमारे व्यवहार से निश्चित रूप से अच्छा होगा। और इसीलिए मैं अंत में गीता को कोट करते हुए कि यत् आचरति श्रेष्ठ तत् एवं इतरो जनः सत यत प्रमाण कुर्वत लोकः ततः अनुवर्ते। अर्थात श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, यानी जो आप सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो इस राज्य का, इस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो श्रेष्ठ पुरुष हैं। अन्य लोग यानी जन साधारण उसके आचरण का अनुगमन करते हैं और वह श्रेष्ठ व्यक्ति यानी जो माननीय है अपने आचरण से जो कुछ प्रमाण उपस्थित करता है बाकी लोग उसी का अनुसरण करते हैं। इसलिए इस पर आप चलेंगे तो न विशेषाधिकार को लेके कहीं चिंता होगी, न कहीं नीतिगत कोई इथिक्स को लेके कहीं दुविधा होगी। इसलिए जो दीनदयाल जी ने एकात्म रास्ते की ओर इंगित किया है, जिसको दत्तोपंत ठेंगड़ी जी ने थर्ड वे के रूप में डिफाइन किया है, वो हम कह सकते हैं कि सर्वकालीन सत्य है। और इसलिए हम जब अपने व्यवहार को कार्य रूप में परिणित करते हैं तो एथिक्स, एजुकेशन, इकोनॉमी और इकोलॉजी, इन सबों का एकात्म स्वरूप ही मानव जीवन को जहाँ सफल बना सकता है वहीं आपको भी यशस्वी बनाएगा। और साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो समय समय पर कहा है और जो भारत में अभी प्रकटीकरण हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम
मर्यादा में कैसे चलना ये सिखाते हैं, यानी नीतिगत व्यवस्था, धर्म की व्यवस्था। हमने कभी विचार नहीं किया, अगर चार भाइयों का विश्लेषण कर लें तो राम अर्थात धर्म, लक्ष्मण अर्थात काम, और इसीलिए राम के साथ वनवास लक्ष्मण गए, क्योंकि काम पर धर्म का अंकुश नहीं होगा तो रास्ता भटक जाएगा। और लक्ष्मण के ऐसे अनेकों प्रमाण मिलते हैं। और उसी रूप में अगर चिंता करें तो शत्रुघ्न यानी अर्थ, सत्ता से परे रहकर भी सत्ता में बैठ के अर्थ का संचालन करना था, इसलिए वो अयोध्या में रहे। और भरत यानी मोक्ष, यानी सत्ता में रहकर सत्ता से हटकर खड़ाऊ रख के राज चलाना। तो इस दृष्टि से नीतिगत चिंता, और इसकी जरूरत है आज। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये कोई धार्मिक या सांप्रदायिक कथन नहीं है। आप दुनिया में जो कुछ घटित हो रहा है, अनेकों देश युद्ध में रहते हैं, उन पर जब आप ध्यान डालेंगे तो हमारी नीति, हमारे संस्कार, हमारा जो साहित्य है और हमारा विरासत हमको ये सिखाता है कि एक भाई ने पिता के वचन को रखने के लिए राज का त्याग किया। वहाँ जहाँ लोग अपने भाइयों का सर काट देते हैं राज प्राप्त करने के लिए, वहीं दूसरी तरफ एक भाई ने राजगद्दी मिलने के बाद भी उसको छोड़ा। और अटल जी की वो आपको पंक्ति याद होगी, लोकसभा में अविश्वास मत प्राप्त करते हुए उन्होंने कहा था कि जो सत्ता नीति से अलग खरीद फरोख्त पर मिले उसको मैं चिमटे से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। इसलिए राजनीति, बिना नीति के राजनीति नहीं चल सकती है। और नीति के लिए हमको किसी का अनुसरण नहीं करना है, हमारे अंदर विद्यमान है, उस विराट को जागृत करना है। और धीरे धीरे वो विराट जागृत हो रहा है। तो इस दृष्टि से मैंने इन विषयों को आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। और खास करके यहाँ तो दुविधाजनक स्थिति इसलिए भी थी कि मेरे हाथ में भारी भरकम कागज है, क्योंकि यहाँ तो उनके बीच बोलना है जिनसे हमने सीखा है, मंच पर भी और मंच के नीचे। तो निश्चित रूप से मैंने एक प्रयास किया है, आशा है कि मेरी बातें आप तक पहुँची होंगी। और इस रूप में हम विशेषाधिकार और हमारे नैतिक मूल्यों को लेंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा और हम अपने कार्य को संकल्प से सिद्धि का स्वरूप दे पाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय। हमारा प्रबोधन कार्यक्रम का यह द्वितीय दिवस अब अपने समापन की ओर है।